Hello everyone, you all are welcomed at EduEvoke Academy and I am your chemistry educator चेतना यादव। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को। 6th चैप्टर ऑफ 12th केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और मेटल्स। तो हमने अभी तक किया था फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप ऑफ मेटलर्जी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी विच इज प्योरिफिकेशन या फिर प्योरीफाइंग ऑफ मेटल्स। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम जितनी भी सेकेंड स्टेप में प्रोसेस कर रहे थे वो सभी प्रोसेस थर्मोडायनामिक इफेक्ट शो करती थी। उन सभी में थर्मोडायनामिक इफेक्ट का कुछ ना कुछ मेन या फिर कहीं ना कहीं उनका रोल एग्जिस्ट करता है। तो अपना टॉपिक क्या हो जाता है उसी से रिलेटेड, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। कि जब हम मेटलर्जी प्रोसेस करते हैं तो उस मेटलर्जी प्रोसेस में कई सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या कई सारे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। हम उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में डील करेंगे, उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, जो सबसे पहली या सबसे बेसिक बात हम करते हैं जब थर्मोडायनेमिक्स हमारे दिमाग में आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक करती है वो क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी। उसी से ही सारा या उसी पे ही मेन सब दारोमदार है। तो हम अभी भी किसकी बात करेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी की। तो इक्वेशन होती है फॉर गिब्स फ्री एनर्जी दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ डेल्टा जी होती है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच होती है हीट एंथैल्पी, change in heat enthalpy and change in Gibbs free energy. T is temperature and delta S is entropy change. तो देखो, जब डेल्टा जी की वैल्यू की बात करी जाए तो डेल्टा जी की वैल्यू वेरी करती है। वो वेरी कैसे करेगी? इट माइट बी पॉजिटिव, इट माइट बी नेगेटिव एंड इट माइट बी जीरो। तो जब ये वैल्यू सभी रखी जाएगी और हम इनको एक परफेक्ट डिनोशन दे या इनको कोई फिक्स डिनोशन दी जाए तो वो डिनोशन किस प्रकार रहेगी? देखो, अगर कोई चीज, अगर कोई वैल्यू, अगर कोई नंबर है, अगर कोई टर्म बेसिकली अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जीरो से क्या है? कम। और अगर हम ये कहें कि कोई टर्म है पॉजिटिव तो उसके लिए जीरो की, उसके लिए उस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो से ग्रेटर। और ऐसे ही अगर हम बात करें जीरो की तो उसमें तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, जो टर्म है हम उसको क्या रख देंगे? जीरो के बराबर रख देंगे। तो देखो, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। हमारे पास अगर डेल्टा जी की वैल्यू है लेस देन जीरो विच इज नेगेटिव, तो अपनी जो रिएक्शन होगी या जो अपनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगी दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। ऐसी रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस वर्ड हम जनरली कहाँ यूज करते हैं कि हमने एक बार प्रोसेस स्टार्ट कर दी एंड वो प्रोसेस बहुत ही इजीली कैरिड आउट होती चली जा रही है बिना हमारे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए या फिर हम कोई उसमें चेंज करें, हम उसमें टेम्परामेंटल कुछ चेंजेस करें। इन सब के बिना जो भी कंडीशंस उसके पास अवेलेबल है वो उस पर बहुत इजीली फ्रिक्वेंटली मूव करेगी। तो ये स्पॉन्टेनिटी होती है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो है, दैट इज अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो उस रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी या फिर ये बोल सकते हैं वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव दैट मीन्स इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। इसकी वैल्यू जीरो से क्या रहेगी? ग्रेटर रहेगी। तो अगर जीरो से ग्रेटर है तो उस समय जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस, कि उसके लिए स्पॉन्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर हम बात करें जीरो की तो हमारी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो जीरो आ जाए तो इसका मतलब वो प्रोसेस क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। तीन कंडीशंस क्लियर हो गई। अब हमें डेल्टा जी की वैल्यू अगर पता हो तो हम किसी भी रिएक्शन के लिए ये बता सकते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है या फिर वो रिएक्शन या प्रोसेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो, हमने कोई अपनी अजम्पशन ले ली, हमने कोई रिएक्शन अज्यूम कर ली जिसमें हमने कोई मेटल ली M, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो उसने ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। तो देखो होगा क्या, जैसे ही ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो हमने ग्राफ ले लिया इस रिएक्शन के लिए, इस प्रोसेस के लिए, कि ये ग्राफ इस प्रोसेस के लिए बन रहा है। अब इस ग्राफ में जो डिनोशन है वो डिनोशन कैसे आएंगी कि डेल्टा जी की वैल्यू जो ये पॉइंट है यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? जीरो, क्योंकि यहाँ इस
रिएक्शन की प्रोग्रेस से कोई इंटरकनेक्शन इसका नहीं है। वो रिएक्शन उस पर बिना डिपेंड किए आगे फ्रिक्वेंटली चल रही है या उस पर उसका कोई डिपेंडेंसी शो नहीं हो रही। तो ये तो हो गई डेल्टा जी की वैल्यू। दूसरा, इसमें ये ग्राफिकल लाइन दिख रही होगी इसको आप लोगों को। तो इस ग्राफिकल लाइन में मैंने दो पार्ट से इसको सेपरेट कर दिया। द फर्स्ट वन इज ए एंड द सेकेंड वन इज बी। जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम ए पार्ट बोल रहे थे, अगर इस ए पार्ट की बात करें तो देखो वैल्यू डेल्टा जी से कम है। तो डेल्टा जी की वैल्यू जो जीरो थी इससे कम एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, तो जीरो से कम, इसका मतलब वो क्या होगी, स्पॉन्टेनिटी। और अगर स्पॉन्टेनिटी शो करा रही है रिएक्शन तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। यहाँ पे मैं लिख दूं डेल्टा जी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, और ऐसे ही फॉर पार्ट बी मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। केस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब इस रिएक्शन का, इस प्रोसेस का जो ए पार्ट है वो ए पार्ट बिना किसी प्रॉब्लमेटिक इशू के स्पॉन्टेनियस वे में प्रोसीड होगा। और जब पार्ट बी की बात करेंगे देन पार्ट बी विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, देखो अगर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें तो मैंने यहाँ ले लिया फॉर पार्ट ए। फॉर पार्ट ए पार्ट के लिए हम जब अपनी रिएक्शन लेते हैं तो ये रिएक्शन क्या होगी, M प्लस O2 गिव्स MO2। जैसा था हमने वैसा के वैसा एज इट इज पुट कर दिया इसमें। ठीक है, MO2 आ गई। तो देखो अगर ए पार्ट में हम इस फेज में बात करें, इस वे में बात करें, तो यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स ये रिएक्शन क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और अगर मैं इस रिएक्शन को कर दूं रिवर्स, दैट मीन अगर मैं इस रिएक्शन को लिख दूं कुछ इस तरह से, तो ये रिएक्शन अब रिवर्स हो गई, तो ये सब वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, एंड रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये हो गया क्लियर। सिमिलरली अगर हम पार्ट बी की बात करें, फॉर पार्ट बी, हम पार्ट बी की बात करते हैं तो देखो रिएक्शन हम वही अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम क्या करनी है, रिएक्शन वही रहेगी, M प्लस O2 गिव्स MO2। यहाँ इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो हमने लिख दिया दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है दैट मीन्स ये क्या होगी, ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हम जैसे हम पार्ट ए में करते आ रहे थे, हम स्टूडेंट्स इसमें भी वैसा ही कर दें कि हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करते ही MO2 गिव्स M प्लस O2। जैसे ही ये रिएक्शन रिवर्स करी, अपनी डेल्टा जी की वैल्यू, उसके साथ साथ उसकी स्पॉन्टेनिटी, ये सब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो देखो ये क्या आ गई, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी इसके लिए नेगेटिव, और रिएक्शन या प्रोसेस अपनी क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ से जो चीज़ हमें क्लियर करनी थी, वो पहली चीज़ तो हमें ये क्लियर करनी थी कि हम डेल्टा जी की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम ये बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं कि वो रिएक्शन या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। आई होप अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें डेल्टा जी की वैल्यू पता है तो हम बहुत अच्छे से आराम से बता सकते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो देखो अब जब स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी से हमने डील कर लिया, अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस है दैट मीन्स वो रिएक्शन इजीली अपने आप प्रोसीड करेगी। जब नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वहाँ कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो ये टॉपिक है, अब ये टॉपिक रिलेट करेगा एलिंघम डायग्राम से। ठीक है, अब ये टॉपिक रिलेट करेगा एलिंघम डायग्राम से, क्योंकि एलिंघम डायग्राम के अकॉर्डिंग, एलिंघम डायग्राम होता क्या है,
इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर। ये अलग अलग ऑक्साइड की फॉर्मेशन से रिगार्डिंग जो डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम एलिंगम डायग्राम बोलते हैं। कि हम जब रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें किसी भी रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए, जो हमने अपनी प्रीवियस स्टेप में पढ़ा, उस रिड्यूसिंग एजेंट के यूज करने की कैपेबिलिटी के कहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हमें यूज करना चाहिए, हमें कितनी स्ट्रेंथ का रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना चाहिए, या फिर कुछ प्रोसेस ऐसी भी होती है जहां हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करना। जैसे अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड नहीं करना। तो एलिंगम डायग्राम का कहाँ यूज आएगा, जब ये नॉन स्पॉन्टेनिटी से डील करेगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक रहेगा अपना, ये रिलेट करेगा किससे, एलिंगम डायग्राम से। हमने डेफिनेशन देख ली, तो देखो मैंने कुछ ऑक्साइड के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर दी। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सिल्वर ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डेल्टा जी एंड टेम्परेचर के ग्राफ की, तो हमने टेम्परेचर एक्सेस पे 3 टेम्परेचर ड्रॉ किए, 3 टेम्परेचर को पॉइंट आउट किया। टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2 एंड टेम्परेचर T3। टेम्परेचर T1 होता है अपना ये, T2 टेम्परेचर होगा ये, एंड T3 टेम्परेचर होगा ये। ठीक है, तो देखो इस प्रोसेस में होगा क्या, जब सिल्वर ऑक्साइड को हीट करेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं सिल्वर ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन होती है वो नॉर्मल हीटिंग प्रोसेस से एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली जो मरकरी ऑक्साइड है उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस भी नॉर्मल हीटिंग पे प्रोसीड होगी। जब नॉर्मल हीटिंग से ये प्रोसेस प्रोसीड हो रही है, तो हम यहाँ ये लिख दें कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करना नहीं है पॉसिबल, या रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे नो रिक्वायरमेंट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब बात करते हैं अपने थर्ड ऑक्साइड की, विच इज जिंक ऑक्साइड। तो देखो जिंक ऑक्साइड को जब फॉर्म करते हैं तो इसके लिए जो टेम्परेचर रहेगा या जो हीटिंग इफेक्ट रहता है वो बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। तो देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे हमारी इस प्रोसेस के लिए, वो टेम्परेचर जितना ज्यादा अप्लाई करना होगा वो प्रोसेस उतनी ही कॉस्टली हो जाती है। तो इस प्रोसेस की कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कराया जाएगा, ऐड कराया जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट विल बी एडेड। ओके, तो ऐसे हमें पता लग जाता है एलिंगम डायग्राम से कि हमें कहाँ रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करना है, कहाँ रिड्यूसिंग एजेंट ऐड नहीं करना। और अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट ऐड भी कर रहे हैं तो उस रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, हमें वीक रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, ये सब क्लियर हो जाता है एलिंगम डायग्राम से। तो देखो आप देख सकते हो एलिंगम डायग्राम में हम जब काफी सारे ऑक्साइड्स के लिए लें तो कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होता है, कहीं सिल्वर ऑक्साइड के लिए फॉर्मेशन होता है, कहीं आयरन ऑक्साइड के लिए फॉर्मेशन होता है। तो हम उस ग्राफिकल पीक के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट जो ऑक्साइड है उनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो ये हो गया अपना थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी एज वेल एज एलिंगम डायग्राम। तो थर्मोडायनामिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट या मेजर रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। एलिंगम डायग्राम हमने कवर कर लिया। थर्मोडायनेमिक्स जो प्रिंसिपल थे मेटलर्जी में जो यूज होते थे वो हमने कवर कर लिए। अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट पे, जो ये बोल सकते हैं कि वो जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल हमने यूज किए थे ये उसका एप्लीकेशन पार्ट है, कि हम उनको कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे उनको यूज किया जाता है लैब्स वगैरह में। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन होती है वो होती है अपनी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। आयरन को उसके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना। तो देखो आयरन ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो आयरन को हमने सबसे पहले क्या किया था, कंसंट्रेट किया था। हम रोस्टिंग करते थे, कैल्सिनेशन करते थे, वो प्रोसेस हमने यूज करके उसको कंसंट्रेट किया। आफ्टर देन हमने उसमें क्या किया, रिडक्शन किया। तो देखो उसी से अगर हम देखें, उसी में आगे अगर हम बात करें तो हमने जो आयरन ऑक्साइड बनाया था कंसंट्रेशन करने के बाद, अब उसमें जो मेन जनरल स्टेप होती है वो क्या है, हम जब एलिंगम डायग्राम देखेंगे तो जब एलिंगम डायग्राम आप देखोगे तो उसमें आयरन
ऑक्साइड की जो पीक है, उस आयरन ऑक्साइड में जो जस्ट उसके नीचे होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। दैट मीन्स जो यूज किया जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया जाएगा उसमें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। तो हमने जो मेन स्टेप था उसका रिडक्शन के लिए हमने वो यूज कर लिया कि आयरन ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करेगा। दिस इज वन ऑफ द मेन स्टेप विच इंक्लूड्स इन दिस। ओके वैसे अगर हम बात करें मेन इसके एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस की, तो जो आयरन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कैरिड आउट की जाती है ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, ये एक अपरेटस होता है जिसमें आप स्टार्टिंग में देखोगे तो स्टार्टिंग में एक माउथ कैविटी होती है, इसकी जो ओपनिंग साइड होते हैं उसमें, वहां से हम ऐड करते हैं अपनी ओर को, लाइमस्टोन को एज वेल एज कोक को। उनको जैसे ही ऐड किया जाता है तो इस ब्लास्ट फर्नेस की जो खास बात है, इसमें जो स्पेशल क्वालिटी होती है वो ये होती है कि इसकी जो बॉडी है उस बॉडी में डिफरेंट टेम्परेचर रेंज एग्जिस्ट करती है, जिसमें लो से लेके और हाई तक, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे लो से हाई टेम्परेचर रेंज वेरी करती जाएगी। ओके आफ्टर देन दो होल मिलते हैं, दो होल जो होते हैं वो काम करते हैं एयर ब्लास्ट करने का या ऑक्सीजन ब्लास्ट करने का। ठीक है, जो एयर बॉटम से ब्लास्ट की जाएगी वो एयर टेम्परेचर की रेंज को ऑपोजिट स्ट्रीम करती हुई एक एग्जॉस्टिंग पॉइंट होता है उसका, जहां से एयर और ऑक्सीजन एग्जॉस्ट कर जाती है, रिमूव कर जाती है। जब हम इसके बॉटम की बात करते हैं तो दो कैविटी होती है, जहां एक कैविटी में हमें पिग आयरन मिलता है और एक कैविटी में हमें सॉलिड वेस्ट मिलता है। तो ये तो हो गई अपनी ब्लास्ट फर्नेस की इंट्रोडक्शन। तो देखो ब्लास्ट फर्नेस में जैसे ही हम ओर को ऐड करते हैं तो वहां पहले रिएक्शन एग्जिस्ट करती है एट लोअर टेम्परेचर रेंज। तो जब लोअर टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं तो लोअर टेम्परेचर रेंज होगी अपनी 500 to 800 केल्विन। ओके तो रिएक्शन होगी अपनी, आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Fe3O4। इस Fe3O4 को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फिर करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आयरन में, यहाँ मिल जाता है हमें आयरन। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो Fe2O3 है इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएं तो ये आयरन ऑक्साइड प्रोवाइड करता है, FeO प्रोवाइड करता है। ओके अब बात करते हैं हाई टेम्परेचर रेंज की। हाई टेम्परेचर रेंज जो एग्जिस्ट करेगी हम जो लेंगे वो होती है 900 to 1500 केल्विन। 900 से 1500 केल्विन टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होती है कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके तो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद द अबोव आयरन ऑक्साइड। जो स्टेप फर्स्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड मिल रहा था उस आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें यहाँ से मिलता है पिग आयरन। अब लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब हम और ब्लास्ट फर्नेस में और ऐड करते हैं तो उस और के साथ लाइमस्टोन भी ऐड किया जाता है, उस ओर के साथ लाइमस्टोन भी ऐड किया जाता है। लाइमस्टोन का काम रहता है कि जो भी सिलिका या सिलिकेट्स प्रेजेंट थे ओर के साथ वो उनके साथ कंबाइंड होके इम्प्योरिटी के फॉर्म में उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है इन फॉर्म ऑफ स्लैग। रिमूव इम्प्योरिटी इन फॉर्म ऑफ स्लैग के फॉर्म में। जो मोल्टन जो सॉलिड होता है, इम्प्योरिटी होती है, उसको स्लैग बोलते हैं। तो स्लैग के फॉर्म में उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। दैट्स इट। ये प्रोसेस हो जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की, कि हम आयरन ऑक्साइड से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये इस तरह की प्रोसेस एग्जिस्ट करती है और ब्लास्ट फर्नेस में ही एग्जिस्ट करेगी। हमने अलिंगम डायग्राम का यूज देख लिया, क्योंकि अलिंगम डायग्राम से हमें ये पता चला कि हम उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अच्छा, अब जो आयरन हमें मिलेगा यहाँ पे, जो आयरन ऑब्टेन किया जाता है, दैट आयरन इज पिग आयरन। कि इस आयरन को क्या बोला जाता है, पिग आयरन बोला जाता है। विच कंटेन, जो पिग आयरन जो फॉर्म होता है उस पिग आयरन में 4% कार्बन की प्रेजेंस होती है। इस पिग आयरन की क्वालिटी होती है कि 4% कार्बन कंटेन करता है और बाकी कुछ इम्प्योरिटी और भी प्रेजेंट रहती है। लाइमस्टोन का काम तो था सिलिका को रिमूव करना, बट वो बात अलग है कि अभी भी कुछ सिलिका इम्प्योरिटी के तौर पे इसमें प्रेजेंट रह जाता है, बच जाता है इसमें। तो इसके अलावा इसमें फास्फोरस प्रेजेंट रहता है, सिलिकॉन प्रेजेंट रहता है,
और एक आधी सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, तो ये प्रेजेंट रहते हैं। तो जो आयरन हमें मिलता है वो कौन सा होगा, पिग आयरन होगा। इस पिग आयरन को अगर मेल्ट किया जाता है, दैट मीन्स अगर हम पिग आयरन को हीट अप करते हैं, तो ये पिग आयरन मेल्ट होके प्रोवाइड करता है कास्ट आयरन। ओके, ये प्रोवाइड करेगा कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि ये कंज्यूम करता है 3% ऑफ कार्बन, 3% ऑफ कार्बन को ये कंज्यूम करेगा। और इसके साथ साथ वही इम्प्योरिटी जो अपनी रहती है, फास्फोरस, सल्फर, सिलिका, ये सब प्रेजेंट रहती है। तो ये कास्ट आयरन, पिग आयरन को अगर मेल्ट करते हैं तो वो कास्ट आयरन देगा। अच्छा, कास्ट आयरन की क्या प्रॉपर्टी होती है इनके अलावा, कि ये हार्ड होता है एज वेल एज ये ब्रिटल होता है। कास्ट आयरन की जो प्रॉपर्टी रहती है वो ये प्रॉपर्टी रहती है दैट इट इज हार्ड एज वेल एज ब्रिटल। ओके, ये कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हम रोट आयरन भी यूज करते हैं, जो वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन रहती है, वो रोट आयरन भी होती है। क्या बोलते हैं उसको, रोट आयरन। ये आपको पता रहे कि रोट आयरन क्या रहता है, कास्ट आयरन क्या रहता है, पिग आयरन क्या रहता है। बाकी ये सारी प्रोसेस हो गई हमारी आयरन एक्सट्रैक्शन की, इसके ऑक्साइड से। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन की, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो देखो, कॉपर अगर बात करें कॉपर ऑक्साइड की, तो जब हम एलिंगम डायग्राम देखते हैं, तो एलिंगम डायग्राम में आप देखो कि सबसे जो टॉप पीक होती है, ग्राफिकल जो पीक है, वो कॉपर ऑक्साइड के। दैट मीन्स इसको सिंपली हीट करने पे ही ये कॉपर प्रोवाइड कर देगा। इसके लिए कोई एज सच रिड्यूसिंग एजेंट की या उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर हम बात करें कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो वो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड 500 to 600 अप्रोक्सीमेटली केल्विन का डिफरेंस रहता है उस टेम्परेचर में, वो मच लोअर देन कॉपर ऑक्साइड, तो हम उनको यूज नहीं कर सकते। एंड ये इंडिकेट करता है कि हम कॉपर ऑक्साइड को सिंपली हीटिंग से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो, एक्चुअली होता क्या है प्रोसेस, कि हमने जो भी कॉपर था, कॉपर की जो सल्फाइड ओर थी, हमने उसमें क्या करा दी, रोस्टिंग करा दी। इन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप कराना वो रोस्टिंग ही होती है, तो हमने उसको क्या करा दिया, रोस्ट करा दिया। जैसे ही रोस्ट कराएंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज आवर स्टेप फर्स्ट। ये होती है स्टेप फर्स्ट। कॉपर सल्फाइड को जब रोस्ट कराते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर सेकेंड स्टेप की बात करें, अगर हम सेकेंड स्टेप देखें, तो जो कॉपर ऑक्साइड हमें मिला था, इसको रिड्यूस करेंगे। इसको रिड्यूस किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो कार्बन की प्रेजेंस में जब रिड्यूस कराएंगे तो ये हमें प्रोवाइड करेगा कॉपर अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड कि ये हमें यहाँ से कॉपर मिल जाता है। और अगर हम इसमें कॉपर के अलावा ये बात करें, इस कॉपर के अलावा, तो कई बार सल्फाइड के साथ साथ आयरन इम्प्योरिटीज भी रहती है, आयरन सिलिकेट प्रेजेंट रहते हैं। तो वो आयरन सिलिकेट से हम क्या करते हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि उन आयरन सिलिकेट को स्लैग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड आफ्टर देन जो कॉपर ऑक्साइड हमें मिलेगा उसको कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करते हैं। तो जैसे ही कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर मिल जाएगा। बट द वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो कॉपर हमें मिलेगा जब आयरन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी, वो कॉपर ब्लिस्टर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। किस में प्रेजेंट रहेगा, ब्लिस्टर फॉर्म में। इसीलिए उसको क्या बोल दिया जाता है, कॉपर ब्लिस्टर्स। ठीक है, वो जो कॉपर प्रेजेंट रहेगा वो ब्लिस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से उसको बोल दिया जाता है ब्लिस्टर कॉपर। ओके, अब कई बार क्या होता है, इनके अलावा अगर हम बात करें तो जो लो ग्रेड कॉपर होते हैं, लो ग्रेड जो कॉपर सोर्स होते हैं, वहां से अगर कॉपर और मिले तो वहां इस प्रोसेस को यूज करने के बजाय हम हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस यूज करते हैं। इन प्रोसेस को यूज में लेने की बजाय हम यूज करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी फॉर लो ग्रेड कॉपर सोर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस होगा क्या, कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ हीट कराते हैं, मिक्स कराएंगे। तो जैसे ही इसको मिक्स कराया जाता है तो हमें मिल जाता है कॉपर
प्लस वाटर, ये कॉपर मिलता है। ये कॉपर क्या रहेगा, प्योर फॉर्म होती है। जो हमें लो सोर्स से जो कॉपर मिला था उसकी प्योर फॉर्म होते हैं, तो उसको किससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, हाइड्रोमेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये हो गई अपनी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम देयर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड जिंक को जिंक ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन की। तो देखो, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन जब किया जाता है तो इस प्रोसेस को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, क्या बोला जाता है, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो हमने डायग्राम बनाया उस डायग्राम को देखते हैं कि यहाँ जो आयरन होता है वो आयरन से अपने अपरेटस को सील किया जाता है, उसको कवर अप किया जाता है। एक कॉपर क्लैंप लिया जाता है, दिस इज कॉपर क्लैंप। कॉपर क्लैंप के साथ ये कार्बन रोड्स अप्लाई की जाती है, कार्बन रोड्स लगाई जाती है, और यहाँ पे लास्ट में छोड़ा जाता है ये आउटलेट, एंड दिस इज आउटलेट फॉर एल्यूमिनियम। ये आउटलेट होता है एल्यूमिनियम के लिए कि जब एल्यूमिनियम होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से उसको रिमूव कराया जाएगा, यहाँ से वो रिमूव होगा। तो देखो, इस प्रोसेस में हम बात करें अगर इसके कैरियर होने की या प्रोसीड होने की, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का ही टाइप होती है, जस्ट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कि हम एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को करेंगे। एनोड पे एनोड एग्जिस्ट करता है, कैथोड एग्जिस्ट करता है, एनोड पे रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिएक्शन होगी, और फिर हम ओवरऑल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने ये ले लिया कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज था, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये ले लिया एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज था, इसको भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन ऐड करते हैं, जो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड था वो एंड क्रायोलाइट। अब द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, या फिर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब एल्यूमिनियम की जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्रायोलाइट क्यों ऐड किया जाता है। तो ये क्रायोलाइट ऐड किया जाता है बिकॉज इट Na3LFe ये ऐड करेंगे बिकॉज इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस इजीली एडजस्ट करती है। तो हम ये सोल्यूशन बना के और ये सोल्यूशन इसमें ऐड करते हैं, ये इसमें पोर किया जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस आगे प्रोसीड होगी तो क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कैथोड पे रिएक्शन। तो कैथोड पे रिएक्शन होगी कि एल्यूमिनियम जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन उसमें डोनेट किए जाते हैं, तो वो आ जाता है एल्यूमिनियम फॉर्म में। ठीक है, अब एनोड पे रिएक्शन होगी कि जो एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखती है, और वो फॉर्म करेगी। सबसे पहले फॉर्मेशन होती है यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की, एंड आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। जब इस रिएक्शन को ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल जो रिएक्शन ऑब्जर्व की जाती है वो कैसे ऑब्जर्व की जाती है, दैट 2Al2O3 + 3C gives 4Al + 3CO2। ये जो हमें एल्यूमिनियम मिला, दिस इज प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, ये होती है हॉल हेराल्ड प्रोसेस। ये इस प्रोसेस के थ्रू हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये प्रोसेस एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड के एक्सट्रैक्शन की, जिंक एक्सट्रैक्शन फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। तो देखो, जिंक ऑक्साइड को जब हम प्रोसीड करते हैं, इसकी प्रोसेस की जाती है, तो इसको रिड्यूस किया जाता है कोक के थ्रू। मतलब ये रिएक्शन जब प्रोसीड होगी तो ये रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कोक की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें सिंपली इसको हीट करते हैं जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ, जिससे हमें जिंक मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। बट इन कॉपर कंपैरिजन, अगर हम इसको कॉपर से कंपेयर करें तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रखा जाता है, ज्यादा रखा जाता है कॉपर के कंपैरिजन में। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड।
ये हो जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। और ये कहा था कि ये हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी, तो ये जो हीटिंग होती है ये अप्रोक्सीमेटली 673 केल्विन पे प्रोसीड होगी। इसको 673 केल्विन रिक्वायरमेंट होती है प्रोसीड करने के लिए अलोंग विद कोक। ओके अब जैसे ही इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे एक और स्पेशलिटी होती है इसकी कि हम जो मेटल हमें मिलेगी उसको डिस्टिल ऑफ करते हैं और रैपिडली चिलिंग पे इसको कलेक्ट करेंगे। द मेटल इज डिस्टिल ऑफ एंड कलेक्टेड बाय रैपिडली चिलिंग। ठीक है कि जो भी मेटल हमें मिलेगी हम उसको डिस्टिल ऑफ करेंगे और उसको रैपिडली चिल करेंगे, उसको ठंडा किया जाता है और ठंडा करने के बाद कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने देखी अभी तक एलिंगम डायग्राम या जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स हम यूज करते थे मेटलर्जी में, उनकी एप्लीकेशंस। हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना सीखा, हमने कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना सीखा, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्शन देखा एंड लास्टली हमने जिंक का एक्सट्रैक्शन देखा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम एंड एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स यूज्ड इन मेटलर्जी वो होता है अपना कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी विच इज प्योरीफाइंग।